देखो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक बेसिक सी बातें एटम के बारे में शुरुआत करी थी ना, कि एटम कहाँ से किसने बताया था। डाल्टन ने बताया कि जितना भी मैटर बना हुआ सारा किससे बना हुआ है, एटम से। तो अभी भी आगे कुछ बेसिक की चीजें चलते हैं आगे। एटम की डिटेल की बात, एटॉमिक मास की थोड़ी सी बात एक क्लास और आगे करेंगे ना। पहले अभी इस एटम से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। एटम में क्या क्या चीजें होती होंगी, वही जो 9th 10th में तुमने कुछ चीजें पढ़ी हुई है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें भूल भी गए होंगे, तो वो चीजें दोबारा से रिवाइज भी होंगी। ठीक है, देखो अपने को पता है एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम पढ़ते हैं। एक क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन। और एक क्या होता है अपना, प्रोटॉन। और एक क्या चीज होता है, न्यूट्रॉन। क्या तीन चीज पता है अपने को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल, उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता ना। ठीक है, और एटम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कि एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता ना। ठीक है? ये सुना हो सभी ने। अब देखो किसी भी जब हम एलिमेंट की बात करते हैं ना, तो उस एलिमेंट की दो चीजें पता होती है अपने को। एक होता है उसका एटॉमिक नंबर, और एक क्या पता होता है, उसका मास नंबर। अभी कोई एटॉमिक मास की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, मास नंबर की ना। तो जैसे मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, सिंबल क्या हो गया उसका, एक्स। जैसे सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg। तो ऐसे कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या ले लिया हमने, एक्स। यहाँ पे एक नीचे चीज रिप्रेजेंट करते हैं जेड, और ऊपर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए। ये जो Z होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का किसके बराबर होता है, जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसे अगर बात करें ए के बारे में, तो ए क्या चीज होता है, मास नंबर। और मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कि किसी एटम में कितने टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अगर उसको जोड़ दें तो वो क्या बताएगा, मास नंबर। कितनी बात पता है अपने को। अच्छा, एटम इलेक्ट्रिकली अगर न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के लिए कंडीशन क्या होगी, जितने प्रोटॉन उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो हम किसी भी एटम में क्या बोल सकते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिक चीज तो हमने सुनी हुई है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ जो अपने को बात करनी है ना, अगर मेरे को इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कभी निकालने पड़ जाए तो निकाल सकते हैं क्या। देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, मास नंबर लिख देते हैं अभी, इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट कर दें, और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसको एन से रिप्रेजेंट कर दें। अच्छा, मास नंबर का सिंबल क्या था, ए। और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो वो क्या हो गया, जेड। प्लस क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले जाए तो वो क्या होगा, ए माइनस ऑफ जेड। क्या सही है क्या। क्या अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक सा। अब मैंने लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और मास नंबर कितना है, 23। यहां पे अगर बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, 11 होंगे क्या। चेक करो, इसका एटॉमिक नंबर 11, तो प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन किससे करेंगे, इसे ई पे माइनस नेगेटिव लिख देंगे। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, जितने प्रोटॉन उतने क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो क्या रहा होगा, 11। ऐसे अगर बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास नंबर माइनस
एटॉमिक नंबर 23 माइनस 11 कितना बन जाएगा? 12। चेक करो सही है क्या? निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये एक बहुत बेसिक सी बात करी, अगर हमने किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता चल जाए तो उसमें क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो जब मोल आगे चलेगा तो ये अपने को एक इंपॉर्टेंट इस पे खूब सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ना, मतलब निकालने के लिए आगे, इतने से बेसिक एप्लीकेशन पे। नोट करो इसको। ले सब देखो एक बार। चले, अब देखो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन या तो निकाले जा सकते हैं या इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो उस पर क्या होगा? नेट चार्ज बराबर तो नहीं रहा होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर तो नहीं, उस पर कोई ना कोई क्या आ गया होगा? चार्ज। क्या वो चार्ज स्पीशीज हो गया होगा? तो उसको क्या बोलते हैं हम? आयन बोलते हैं क्या? याद करो उसको क्या बोलते हैं हम? आयन। तो आयन क्या चीज है? कोई भी एक चार्ज स्पीशीज जिसपे कुछ चार्ज आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? आयन। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड एज आयंस। ये तुमने दो चीजें सुनी होगी, एक क्या सुना होगा इसमें? कैटायन। और एक क्या सुन रखा होगा? एनायन। क्या सुने हुए हैं दो? है ना। अब एक बार बात सुनो, बाद में एक बार नोट करना। तो पहला टाइप का आयन बात करते हैं, कैटायन। ठीक है, कैटायन क्या चीज होता है? किसी भी चीज पे अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो क्या रहा होगा? कैटायन। तो हम कैटायन की बात क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज कैटायन। क्या इतनी बात पता है सभी को? अच्छा, अब कैटायन अब सोचना है किसी भी पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। मान लो अपने पास एक एटम है, उसमें 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। हम प्रोटॉन का नंबर तो नहीं चेंज कर सकते, वो तो 10 ही रहेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन तो कम ज्यादा कर सकते हैं? अगर मेरे को पॉजिटिव चार्ज लाना है तो उसमें से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं? क्या नेगेटिव कम कर दूं? तो नेट चार्ज कैसा रह गया होगा? पॉजिटिव। यानी कि कैटायन बनता कैसे होगा? किसी भी एक न्यूट्रल एटम में से क्या बाहर निकाल दो? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्या बोलेंगे? कैटायन इज फॉर्म्ड बाय क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो उसमें से क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा। अब एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि कितना चार्ज आना चाहिए ना। मान लो एटम ए है, बोल देते हैं इस पे 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन पे चार्ज मान लेते हैं +1, इलेक्ट्रॉन पे -1। नेट क्या हो गया? +10 -10 क्या हो गया? 0। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो इस पे चार्ज क्या आ गया होगा? जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, चार्ज लिखते हैं, देखो प्रोटॉन तो 10 ही रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो +10 और -9 कितना बचा? +1। तो इस पे ए पे चार्ज कितना आ गया होगा? +1। तो सिर्फ अगर प्लस लिख दिया उसका मतलब चार्ज क्या है? +1। अगर किसी भी एटम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो उस पे चार्ज कितना आ गया होगा? +2। है ना। यहाँ पे मतलब क्या, अगर 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे? 8। 2 हमने बाहर निकाल दिए, तो ये 10 प्रोटॉन और 10 क्या थे? इलेक्ट्रॉन।
देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देगा उतना इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +1, दो लॉस किए तो +2, तीन लॉस किए तो +3। क्लियर है बात है। तो अगर किसी भी एटम में से तुमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो उस पे चार्ज पॉजिटिव, जितने बाहर निकाला होगा उतना पॉजिटिव चार्ज, तो बन के आ गया होगा केटायन। ऐसे एक टाइप कौन सा होता है इसमें, एनायन। एनायन कैसे बनेगा भाई, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ाना है तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो एनायन क्या चीज होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एज एनायन, उसको हम एनायन बोलते हैं ना। बनता कैसे एनायन, इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस लिख दो। अब एक बहुत बेसिक सा फिर से एग्जांपल इसी को ले लें, ए कोई मान लो 10 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए नेगेटिव बन जाएगा क्या? क्यों ऐसा, क्योंकि प्रोटॉन तो 10 थे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11। तो +10 -11 कितना बच गया, -1। तो ए पे चार्ज क्या आ गया, -1। अगर मान लो ये ए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता, +2 इलेक्ट्रॉन कर देते तो कितना चार्ज होता है इस पे, ए पे -2। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम गेन कर लेगा उतना इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल था। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए तो -2, एक ऐड किया तो -1। तो ये दो टाइप के हम आयंस की बात करते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। लिखो इसको। अब यहाँ ना लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी ना, जब हम पॉली एटॉमिक लिख लेंगे उसके बाद कैटायन एनायन के नाम, नाम से पहचानना कि कौन सा कैटायन कितना चार्ज, कौन सा एनायन कितना चार्ज। ठीक है क्या, जल्दी नोट कर लो। एनायन की डेफिनेशन
चले आगे। अच्छा, एक ऐसा तुमने टर्म सुना था पॉली एटॉमिक आयन, है ना, कोई ग्रुप ऑफ एटम जिसपे चार्ज उसको क्या बोल देते हैं, पॉली एटम। तो वो लिस्ट ऑफ कैटायन एनायन जब लिखेंगे तो उसके अंदर ही आ जाएंगे एनायंस के अंदर ना। तो अब हेडिंग डालते हैं हम लिस्ट ऑफ कैटायंस, मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, देखो तुमने 9th क्लास में इसको बड़ा इग्नोर किया था कि ये तो क्या क्या याद करना है इसको, तो है ना, तो इग्नोर तो हमने तब भी किया होगा कि इनको क्यों याद करना है, बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। पर ये इसके बिना केमिस्ट्री चलेगी नहीं, हम किसी केमिकल कंपाउंड का नाम ही नहीं लिख पाएंगे या उसका फार्मूला ही नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो एक कैटायन के नाम, एनायन के नाम, कि उस पर कितना चार्ज होता है वो फिक्स याद होना चाहिए ना। ठीक है, जैसे शुरुआत करते हैं। अब ना कैसे याद करते हैं इसको, पीरियोडिक टेबल सभी ने देखा हुआ है ना। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन हटा दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, उसके नीचे होता है सीजियम। सभी पे चार्ज क्या होगा, प्लस का 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सभी पे ऐसे चार्ज लिखते हैं। लिथियम Li क्या होता है, प्लस। फिर सोडियम Na प्लस, पोटेशियम Rb, रुबीडियम Cs क्या होता है, सीजियम, है ना। जिसको नाम नहीं पता, अच्छा जिसका नाम नहीं पता बता दो। Li तो पता होगा, लिथियम। Na क्या चीज होता है, सोडियम। K क्या होता है, पोटेशियम। Rb, रुबीडियम। Cs, सीजियम। सुने हैं सभी ने क्या ये? बताओ कोई परेशानी इसमें, रुबीडियम सीजियम नहीं सुना क्या? आज सुन लिया पहली बार। ये सभी पे चार्ज क्या होता है, प्लस का 1। अच्छा, इसको कभी तुम लिथियम नहीं बोलोगे, एक लिख देता हूँ एग्जांपल ना, इसको क्या बोलोगे, अगर Li प्लस लिखा हुआ तो इसको लिथियम आयन बोलेंगे। आयन है ना, ये एटम तो नहीं है। अगर सिर्फ Li लिख देता तो क्या बोलता, लिथियम। Li प्लस है तो लिथियम आयन। तो ये सारे आयन्स है क्या ऐसे। इसके बाद वाले याद है, Li प्लस तो हाँ कैटायन बोल दो, पर उसको बोलते तो आयन ही है। कैटायन इज टाइप ऑफ आयन। ठीक है, अब आगे सुनना, इसके बाद वाले होते हैं, उसके नीचे बेरिलियम, फिर उसके नीचे होता है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। इन सभी पे चार्ज क्या होता है, +2, है ना। तो बेरिलियम का सिंबल होता है Be, इस पे चार्ज क्या होता है, प्लस का 2। मैग्नीशियम Mg, +2। कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, और बेरियम क्या होता है, Ba। इन सभी पे चार्ज क्या होता है, प्लस का 2। चार्ज रहना याद रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम क्या लिख पाएंगे उसमें से, फॉर्मूला लिख पाएंगे ना। अब चलते हैं, अगर मैं लिखूं ऐसे, अब कुछ अलग अलग नाम लिखते हैं ना। एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम सिंबल क्या होता है, Al। चार्ज क्या होता है उस पे, प्लस का 3। ठीक है, ऐसे अगर बात करें, आयरन सुना है सभी ने। आयरन ना दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फेरस और फेरिक। एक होता है Fe+2 और एक क्या होता है Fe+3। देखो जो कम वाला है वो कौन सा है, +2। +2 वाले के पीछे, मतलब कम वाले के पीछे हमेशा OUS लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फेरस आयन। और +3 हायर वाले के आगे IC लगता है, तो इसको क्या बोलेंगे, फेरिक। ध्यान रखने की बात है, जो कम वाला है उसके पीछे क्या लगता है, OUS। जो ज्यादा वाला है उसके पीछे क्या लगता है, IC। ऐसे नेक्स्ट अगर बात करें कॉपर, ऐसे कॉपर भी दो सेट शो करता है, एक होता है कॉपर +1 और एक क्या होता है, कॉपर +2। अब अच्छा, कम वाला कौन सा है, लोअर वाला, +1, है ना। ऊपर वाला क्या है, लोअर, +2 वाला क्या है, हायर। अब ऐसा नहीं याद रखना कि +2 के पीछे OUS लगेगा, कम वाले के पीछे OUS और ज्यादा वाले के पीछे IC। तो कॉपर +1 को क्या बोलोगे, क्यूप्रस। और कॉपर +2 वाले को क्या बोलोगे, क्यूप्रिक आयन। जैसे मरकरी की बात करते हैं, Hg। मरकरी होता है एक तो Hg+1, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 Hg पे +2, एक ही बात है ना। या फिर क्या लिखो, 1 Hg पे +2। अच्छा, 2 Hg पे +2 उसका मतलब क्या है, एक मरकरी पे +1 ही है। अच्छा, +1 वाला लोअर हो गया, कम हो गया, तो कम के पीछे क्या लगेगा, OUS। तो इसको क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस। और इसको क्या बोलेंगे, मर्क्यूरी। इस सारा पे खेल स्पेलिंग का, OUS और IC। तो
ऐसे जिंक आयन क्या होता है? Zn+2। ऐसे सिल्वर आयन Ag+1। ये तो सुन रखी होंगी चीजें, ऐसी ऐसी थोड़ी सी पुरानी बातें कर रहे हैं हम। हाँ, तो दोबारा से भी पढ़ते हैं एक बार ताकि भूल ना दे। इसके अलावा कोई और आयन? अच्छा, अगर लेड की बात करें, लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी ना। अब देखो लेड में ना दोनों एग्जिस्ट करते हैं, Pb+2 भी होता है और +4। अब इसमें ना नाम की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेड+4 बड़ा कम एग्जिस्ट करता है, ज्यादा कौन सा एग्जिस्ट करता है? +2। तो हम जो ज्यादा एग्जिस्ट करता है उस पर स्टार मार्क कर देंगे ना। ठीक है, तो लेड का अगर कोई भी पूछ ले तो लेड क्या होगा जनरली, किस में होगा? +2। देखो जो ऑक्सीजन के साथ ये +4 शो करता है और बहुत कम +4 ये शो करने वाला है ना। ठीक है, लिखो। तो देखना कैटायंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, कैटायन फिर भी अंदाजा लग जाता है चार्ज का ना। बहुत सारे एनायंस ऐसे होंगे जिनके नाम ही नहीं पता होते। बहुत सारे लिस्ट ऑफ एनायंस क्या है, खूब सारे, क्योंकि उसमें पॉली एटॉमिक खूब सारे होंगे ना। ऐसे कोई कैटायन बता सकते हो पॉली एटॉमिक? कोई भी एक पॉली एटॉमिक आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, सोचो कोई। कोई तो सुना ही होगा एक आधा तो। पूरी केमिस्ट्री में तुमने आज तक एक ही पढ़ा होगा, वही पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। कोई भी ऐसा पॉली एटॉमिक आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, आता है याद कोई? नहीं याद? अमोनियम आयन सुना है कभी? अमोनियम क्या होता है? NH4 और चार्ज क्या उस पे? +1। तो क्या कैटायन पॉली एटॉमिक आयन हो गया और कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ पे लिख दें एक एग्जांपल और, अमोनियम आयन। तो NH4 और इस पे चार्ज क्या होता है? +1। ठीक है, तो ये कुछ चीजें लिस्ट कैटायंस की याद रहनी चाहिए। इसके बाद है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे जहां पे अपने को नाम ही नहीं लिखा जाएगा अपने से, है ना। वो क्वेश्चन तो आता होगा सॉल्व करना, फॉर्मूला अप्लाई करना, बट पहले नाम तो पता चले। तो वो ऐसे देगा बेसिक वाला, क्या होगा? ऐसे देगा ना कि बेसिक वाले जो पता हो। हाँ, तो ये बेसिक ही है, अभी तो यही चलेंगे। अब आगे ये तो वो है जो अपने इस चैप्टर में काम आएंगे। जो आगे पूरी इनऑर्गेनिक में आएगा वो तो फिर आगे सारी डिटेल पढ़ेंगी। तो केमिस्ट्री आगे चलेगी, चलती रहेगी। अभी तो बेसिक जो इस मोल में काम आने वाले हैं ना। Pb2+ का क्या नाम होगा? इसका इसका ना नाम होता है प्लम ब्लम। लैटिन नेम ना, मैच तो नहीं करता ना। देखो लेड हो गया और पीबी सिंबल तो नहीं मैच करते। हर एलिमेंट के दो नाम होते हैं, एक इंग्लिश नेम और एक लैटिन नेम। अगर देखो नाम और सिंबल मैच कर जाए तो वही इंग्लिश नेम वही लैटिन नेम। नहीं मैच करे तो जो हमें पता है वो इंग्लिश नेम है, इसका लैटिन नेम डिफरेंट रहा होगा। तो इसको बोलते हैं, एक को प्लम्बस आयन और एक को प्लम्बिक। तो Pb+2 क्या होगा? OUS, प्लम्बस आ जाएगा। और Pb+4 में क्या आ जाएगा? प्लम्बिक। ठीक है, पर ये मिलता नहीं ज्यादातर ना अपने को। जैसे बस ये +4 इसी में एग्जिस्ट करता है, PbO, PbO2। तो एक को बोल देते हैं लेड ऑक्साइड, एक को लेड डाइऑक्साइड। तो हम यूज ही नहीं करते प्लम्बस और प्लम्बिक ना। बस ये जनरल क्या याद रखना है कि लेड क्या होगा? +2। जिसने लिख लिया वो हेडिंग डाला, लिस्ट ऑफ एनायंस।
चलेगा। फिर देखो लिस्ट ऑफ एनाइड्स। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ बेसिक तुमने नाम सुन रखे होंगे, पर कुछ ऐसे लिखेंगे जो आज पहली बार सुनोगे ना। बहुत सारे क्या होने वाले हैं ऐसे जो आज पहली बार हम सुनेंगे। तो उसका जैसे जैसे इनऑर्गेनिक आगे चलेगी ना, तो हम एक टॉपिक भी पढ़ेंगे स्पेशल ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कि उनका नाम कैसे लिखते हैं। तो पर अभी जितने काम आएंगे वो तो एटलीस्ट 5 7 10 तो याद रखेंगे। तो कुछ तुमने सुने हुए हैं, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ। हेलोजन पता है कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना। तो इस पे क्या होगा, एफ पे चार्ज क्या होता है? -1। तो इसको कौन सा आयन बोलते हैं? फ्लोराइड। लास्ट में क्या आता है? आइड। तो क्या होगा? फ्लोराइड। तो इन सभी में Cl, Br और I सभी माइनस होगा, तो सभी के पीछे लास्ट में लगेगा क्या? आइड लगेगा ना। तो इसलिए लिखें Cl-, इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। Br-, नाम क्या होगा इसका? ब्रोमाइड। और I-, इसका नाम क्या होगा? आयोडाइड। क्या सारे हमने हेलोजन निकले? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन पे चार्ज सभी पे क्या होता है? -1। फिर चलते हैं ऑक्सीजन की कहानी पे। ये ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, इसका नाम क्या होता है? सुना क्या? ऑक्साइड आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड आयन। अब देखना इसी ऑक्सीजन के अंदर ना दो कहानियां और होती है। अगर मैं ऐसे लिखूं O2, 2 ऑक्सीजन और उस पर चार्ज लिख दें -2। जैसे अभी तो क्या था? O2-, तो वो ऑक्साइड था। अब कह रहा है 2 ऑक्सीजन है O2 और उस पर चार्ज कितना है? -2। इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज पर ऑक्साइड आयन। इसका नाम क्या होता है? पर ऑक्साइड। तो ध्यान रखना, ये पहली बार सुना होगा तुमने O2 2 नेगेटिव, किसी ने सुना होगा, ये लिखा हुआ था कभी एनसीईआरटी में ना 9th क्लास में। ऐसे एक और होता है O2 नेगेटिव। देखो 2 ऑक्सीजन में -2 तो क्या था? पर ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन पे -1, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है। तो ऑक्सीजन में दो एक्स्ट्रा नाम कौन से आएंगे? एक पर ऑक्साइड और एक क्या होगा? सुपर ऑक्साइड। अच्छा, जैसे वो ऑक्सीजन पे 2- था, ऐसे नाइट्रोजन पे क्या होता है? 3-। इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइड आयन। अब ध्यान रखना, इन सभी के पीछे IDE, आइड आ रहा है। आइट वाले अलग होते हैं ना, जहां पे टी आ जाएगा वो अलग हो जाएगा। अभी क्या है? आइड, IDE। अच्छा, जैसे मैं फॉस्फोरस पे 3- लिख दूं तो नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस, सिर्फ फॉस्फोरस है, सिर्फ P। और इस पे चार्ज क्या है? 3 नेगेटिव। तो जैसे ना, नाइट्रोजन पे 3- क्या था? नाइट्राइड। फॉस्फोरस पे 3- फॉस्फाइड। तो उसका नाम क्या होगा? फॉस्फाइड। सही है। अब सल्फर वाले सारे एक साथ लिखते हैं। ये सुना है सल्फर पे 2-, क्या नाम होगा इसका? सल्फाइड। अच्छा, एक लिखते हैं इसमें HS नेगेटिव। ठीक है। जैसे तुमने वो सुना होगा CO3 2- कार्बोनेट, और HCO3- क्या बोलते थे? हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, यही बोलते थे। तो ये जो HS- है, क्या वो सल्फर 2- और HS-, एक हाइड्रोजन ही तो ऐड हुआ है। तो क्या लिख दोगे इसको? हाइड्रोजन सल्फाइड। और पीछे क्या लिखोगे उसके? आयन। अगर तुमने आयन ही लिखा ना, सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दिया, लोग H2S समझते हैं उसको, है ना। या इसका एक और नाम क्या बोल सकते हो? कंफ्यूजन के लिए बाय सल्फाइड लिखना, DE, बाय सल्फाइड आयन। ऐसे सल्फर में एक होता है SO4 2-। सल्फर में क्या होता है? SO4 2-। इसका नाम क्या होता है? सल्फेट। इसका नाम क्या होता है? सल्फेट। ठीक है। ऐसे अगर लिखें SO3 2-। देखो उसमें 8 था, यहां पे आएगा 8। इसका नाम क्या होता है? सल्फाइड।
क्या सल्फाइड और सल्फाइड क्या दो अलग चीज है? अगर आइड लगाया है IDE तो वो सल्फर पे 2- है, और अगर ITE लगाया तो वो क्या चीज है? SO3 2-। तो क्या दो डिफरेंट चीजें होंगी क्या? सल्फाइड और सल्फाइड। तो ये चीज ध्यान रखनी है ना। सर एक बार नोट कर। कौन सा ये? अगर IDE लगाया तो वो क्या है? सल्फर पे 2-। और अगर ITE लगा दिया सल्फाइड तो उसका वो कौन ना क्या होगा सिंबल उसका? SO3 2-। ठीक है। ये दो नाम तो तुमने सुने होंगे, तो खुद बता दोगे अभी। सबसे ऊपर वाला NO3-। NO3-, नाइट्रेट। क्या होता है इसका नाम? नाइट्रेट। ये तो सुन रखा होगा सभी ने, नाइट्रेट आयन तो। अब देखो एक थोड़ा सा सिंबल रिलेट करते हैं। SO4 2- के पीछे 8 लग रहा था क्या? और उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो 8 आ गया था क्या? ये 4 थे, एक कम किया 3 हुआ, तो पीछे क्या लग गया था? 8। ऐसे NO3- क्या है? नाइट्रेट। और अगर एक कम कर दिया तो 8 की जगह क्या आ जाएगा? 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइट। इसका नाम क्या होने वाला है? नाइट्राइट। क्लियर है बातें? तो NO3- का नाम क्या होगा? नाइट्रेट। NO2- का नाम क्या होगा? नाइट्राइट। ऐसे इसके बारे में बताओ। PO4 3-। सुना है कभी नाम इसका? फॉस्फेट। सुना है क्या? कभी नहीं सुना क्या? सभी ने सुना होगा। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फेट आयन। CO3 2- इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। ऐसे अगर मैं लिख दूं HCO3- हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, या फिर इसको क्या बोल दोगे? बाइकार्बोनेट आयन। इसके बारे में क्या विचार है? OH-। हाइड्रोक्साइड। OH है ना ये, तो OH- क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन। ये देखो, फिर बात करते हैं अगली स्क्रीन पे कुछ 3-4 नए नाम लिखते हैं ना। 4 तो कोशिश करते हैं, वैसे मैं एक्स्ट्रा भी लिखवाऊंगा, पर 4 तो बेसिक इस चैप्टर में काम आ ही जाएंगे, वो तो याद रखना ही है ना। ये सारे तो तुमने सुने भी होंगे, कोई एक आधा होगा जो पहली बार सुना होगा ना। ठीक है, मान लो अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होगा तो उसने पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड भी पढ़ा होगा। ऑनलाइन क्लास चलाई होगी तुमने तो, 9th ऑनलाइन चली थी ना, जिसने लगाई होगी उसने तो पढ़ा होगा, जिसने नहीं लगाई होगी उसका रह गया होगा ये। भूलते तो कुछ भी नहीं थे, याद आया था कि कभी तो पढ़ा होता, याद नहीं है वो बात अलग है। पर ये तो याद आया था, पढ़ाया तो था किसी ने। ये लिखो दे एक बार जल्दी से, फिर अगली स्क्रीन पे चलते हैं। अरे उसके थोड़ी सी परेशानी होगी, उसके बारे में बात करेंगे आगे। तुमने ये तो सुना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड सुना है? H2SO4। और एक होता है सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। सुना है ऐसा? है ना, तो उसके बारे में उससे थोड़ा सा रिलेट होता है ना कि यहाँ पे कितने H+ बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी फॉस्फाइड आयन बोलना होगा ना, तो फिर वो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो फिर PO3 3- नहीं होगा। ठीक है, वो होता है H, उसके बाद क्या होगा? PO3, और उस पे चार्ज क्या रहा होगा? 2-। ठीक है, तो आगे लिखेंगे उसके बारे में ना, अभी नहीं लिखते। अभी जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में लिखते हैं। ठीक है, जो जो काम के हैं। लिख लीजिए, चले आगे। अब देखो ये तुमने बहुत सारे ये भी, उम्मीद है मेरे को, सुन रखे होंगे। ऐसा एक होता है MnO4-। Mn होता है मैग्नीज आयन।
आई मैग्नीज मतलब एलिमेंट, और एक है MnO4 2 नेगेटिव, ये दो होते हैं। MnO4 नेगेटिव इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? पर मैग्नेट आयन। ठीक है, और ये जो MnO4 2 नेगेटिव होता है इसको सिर्फ मैग्नेट आयन। तो बड़ा सिंपल सा है, पर मैग्नेट याद कर लो कि MnO4 माइनस क्या होता है? पर मैग्नेट। और जो दूसरा बच गया वो कौन सा होगा फिर? मैग्नेट आयन। तो एक होगा MnO4 नेगेटिव और एक होता है MnO4 2 नेगेटिव। फिर दो नाम और लिखते हैं। Cr होता है क्रोमियम ना, तो CrO4 2 नेगेटिव, और एक होता है Cr2O7 2 नेगेटिव। CrO4 2 नेगेटिव क्या होता है? क्रोमेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज क्रोमेट आयन। और ये दो लग गए, इसको क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट आयन। एक क्या चीज है? क्रोमेट, और एक क्या चीज है? डाइक्रोमेट। ठीक है, दो नाम है भाई। CrO4 2 नेगेटिव हुआ तो उसको क्या बोलोगे? क्रोमेट। Cr2O7 2 नेगेटिव हुआ उसको क्या बोलोगे? डाइक्रोमेट। देखो ये जो आगे वाले है ना, ये तुम्हें धीरे धीरे याद होंगे, पहले दिन में ये रटे भी नहीं जाएंगे ना तुम्हें, अगर सुने पहली बार है तो। बस अभी एक और लिखवा रहा हूँ, 12वां केस ना। चार केस लिख दिए, सभी क्लोरीन है और एक एक ऑक्सीजन कम करते जा रहे हैं ना। ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO नेगेटिव। ठीक है, अभी सीक्वेंस में देखना, ये कभी नहीं सुने होंगे तुमने ना, 9वीं 10वीं में किसी किताब में लिखे हुए थे ना ये। ClO4 नेगेटिव इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज पर क्लोरेट आयन। इसका नाम क्या होता है? पर क्लोरेट आयन। ClO3 नेगेटिव इसका नाम क्या होता है? क्लोरेट आयन। अगर 8 में से एक ऑक्सीजन कम कर दे तो आइट लगता था क्या? तो इसका नाम क्या होगा? क्लोराइट आयन। और इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोराइट आयन। अब ये पता है क्यों पढ़ाया? क्योंकि तुमने ना 9th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में एक कंपाउंड पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर। याद है किसी को? कोई भी एक फॉर्मूला बता दो ब्लीचिंग पाउडर का। तो केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम नहीं, ब्लीचिंग पाउडर है बस। केमिकल नेम की तो बात करनी, फॉर्मूला याद है किसी को? वो तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन बोलते हैं उसको। ब्लीचिंग पाउडर सोचो, कैल्शियम का एक कंपाउंड हुआ करता था। आ रहा क्या याद कुछ? सर हाइड्रोक्लोराइड वाला ही था उसका रिलेशन, पढ़ा है CH2। ये होता है CaOCl2। तुम क्लास 10th में इसको बोलते थे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या बोलते थे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पर एक्चुअल में ये जो CaOCl2 पता है क्या है? ये CaOCl और एक Cl। तो ये लिखा हुआ ना, एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और दो क्लोरीन। तो कैसे होता है? एक Ca, एक OCl और एक क्या होता है? Ca। अच्छा, कैल्शियम +2 इसका नाम तो कैल्शियम ही लिखेंगे। इसका आप देखना, केमिकल नेम लिखना सिखा रहा हूँ। OCl अभी देखो लिखा हमने, ClO क्या नाम होता है इसका? हाइपोक्लोराइट। तो क्या हो गया? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अब ध्यान से सुनना एक बार, इसका नाम क्या होगा? क्लोराइड। और फिर बाहर एक लिखा हुआ है Cl का नाम क्या होता है? क्लोराइड। Cl सबसे पहले हमने लिखा फ्लोराइड क्लोराइड, तो इसका आगे एक और क्या लग जाएगा? क्लोराइड। तो इसका केमिकल नेम ये होता है। हम 10वीं में क्या पढ़ते थे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख देते थे, पर एक्चुअल नाम क्या है इसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और उसके बाद क्या लिखोगे? क्लोराइड। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि इसमें एक OCl नेगेटिव है, OCl नेगेटिव का नाम क्या है? हाइपोक्लोराइड आयन। और एक Cl नेगेटिव है, उसका नाम क्या है? क्लोराइड। तो नाम क्या होगा इसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखें। देखो ये आयंस के नाम पता होते तभी लिख पा रहे थे, अगर आयन का नाम नहीं पता होता तो फिर नाम लिख ही नहीं सकते थे, फिर तो अभी भी वही बोलते कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अगर कभी पेपर में ये लिखा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड, हमें पता ही नहीं होता क्या चीज है, पर आप तो रिलेट कर सकते हैं। कैल्शियम हो गया Ca+2, ठीक है, हाइपोक्लोराइड क्या हो गया? ClO नेगेटिव, और वो Cl नेगेटिव, तो तीनों को आपस में जोड़ दो तो फॉर्मूला बन जाएगा।
अब तुम कोई भी फॉर्मूला इजीली लिख पाओगे ना। एक ही एग्जांपल करेंगे, दो कर लेंगे चलो। तुम बताना मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। अब तुम्हारे पास सारे कैटायन एनायन लिखे हुए हैं, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। Mg3PO4। आराम से लिख लो, क्या जल्दबाजी है। एक सेकंड। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लिखो। Mg3PO4 लिख लो आराम से, पहले कोशिश करो। क्या दोनों कैटायन एनायन लिख लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया करते थे क्या चार्जेस एक दूसरे के साथ, वो क्रॉस मेथड से बना दो फॉर्मूला। Mg3PO4 हो गए। K2MnO4। देखो मैग्नीशियम क्या चीज होता है, Mg पे चार्ज क्या होता है +2। हमने भी लिखा फॉस्फेट क्या होता है PO4 3 नेगेटिव, तो 3 इधर 2 इधर, तो क्या बन गया फॉर्मूला Mg3PO4 होल ट्वाइस, यही बनता है ना। कोई भी पॉलीएटॉमिक माइन अगर एक से ज्यादा आ जाए तो उसको किस में लिख देते हैं, ब्रैकेट में। अब पोटेशियम क्या हो गया, K प्लस होता है क्या, पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है +1। मैग्नेट आयन क्या होता है MnO4 2 नेगेटिव, तो अब क्या होगा, दो तो यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला K2MnO4। तो क्या हो गया पोटेशियम मैग्नेट, लिख सकते हैं सब। अब शुरुआत करते हैं कहां से, एटम के मास से कहानी स्टार्ट करते हैं ना। ये हमने पूरी कहानी पढ़ी, काम बेसिक बेसिक, पहले तो प्योर सब्सटेंस मिक्सचर सारी बातें कर ली हमने, मैटर के बारे में बात कर ली, फिर कैटायन एनायन के फॉर्मूले देख लिए। अब चलते हैं कहां पे, मेन चीज क्या है, एटम और उसका मास अपने को डिफाइन करना है ना। क्या बात करनी है अपने को, एटॉमिक मास की। देखो अगर मेन बात करें एटम की ना, तो एटम में ना बहुत सारी कहानियां चली ना, फिजिक्स में अलग चली, केमिस्ट्री में अलग चली, लास्ट में जाके एक नतीजे में पहुंचे, जो फिजिक्स वाली बात थी ना वो केमिस्ट्री वालों ने मानी, है ना। केमिस्ट्री कुछ और चलाता था एटॉमिक मास के बारे में, फिजिक्स में कुछ और चलता था, तो लास्ट में जाके कंक्लूजन में पहुंचे जहाँ पे दोनों ने एक चीज मानी जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोला करते हैं ना। तो कार्बन स्केल सुना होगा तुमने, सुने वन एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन कभी किसी ने, है ना। तो वो कुछ रेफरेंस तो लिया गया ना। अब एक बात देखो, मान लो आज अपने पास, मान लो वेट की कोई यूनिट ही नहीं है मास की ना, हमें आज पहली बार कोई यूनिट डिफाइन करनी है, तो किसी ने 1 kg कैसे डिफाइन किया हुआ, किसी ने बोला 1 kg, तो 1 kg क्या चीज थी, किसी एक चीज के वेट को क्या बोल दिया 1 kg, कोई ना कोई रेफरेंस तो लिया होगा ना। तो उसका जो रेफरेंस था वही सारे आज तक मानते हुए चल रहे हैं, वो जो रेफरेंस था वही सारे आज तक मान के चल रहे हैं ना। तो यूनिट डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, मान लो आज मेरे को कहते हैं मास की यूनिट तूने डिफाइन करनी है, पुरानी होगी जो थी, मैं आज खुद डिफाइन करने बैठा, मैंने कह दिया ये मेरे पास माउस है, आज से इसका मास है 1 kg, आज से इसका मास क्या है 1 kg, भाई होगी पुरानी बातें जो थी, पर आज से इसको मानेंगे ये क्या चीज है 1 kg। अब देखो अगर ये 1 kg है और मैं बोल दूं ये जो मेरा पैड है ये क्या है 10 टाइम्स हैवियर है इससे, ये कैसे 10 टाइम्स क्या इससे हैवियर, तो अगर इसका मास 1 kg तो इसका कितना रहा होगा 10 kg, इसका कितना रहा होगा 10 kg।
तो कोई भी यूनिट डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? रेफरेंस। तो पहले तो एक ये चीज समझ लें कि कैसे हम किसी यूनिट को डिफाइन करते हैं, और फिर जब एटम के मास के लिए जब अपने को डिफाइन करनी थी यूनिट, तो उसमें कौन कौन से रेफरेंसेस लिए गए ना। देखो सबसे पहले था हाइड्रोजन स्केल। सबसे पहले कौन सा लिया गया? हाइड्रोजन। फिर कौन सा आया? ऑक्सीजन। तो देखना स्टार्टिंग में हाइड्रोजन की कहानी चल रही थी सारी, ठीक है। तो हाइड्रोजन वाली कहानी क्यों गलत हुई? क्योंकि किसी ने बोला कि अब सारे मास तो क्या होने चाहिए थे? हाइड्रोजन का मास अगर मैं 1 AMU मान रहा हूँ, तो सारे एटॉमिक मास क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन के मल्टीपल में होने चाहिए थे। तो कहता किसी का 35.5 आ गया, तो कहानी तो क्या होगी? गलत होगी। तो फिर वो छोड़ा, फिर आ गया ऑक्सीजन पे। तो यहाँ फाइट हुई थी ना। केमिस्ट्री वाले चलाते थे ऑक्सीजन स्केल, केमिस्ट्री वाले क्या मानते थे? ऑक्सीजन की कहानी से। और फिजिक्स वाले चलाते थे कार्बन से। तो बाद में देखा गया कि कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 वाली कहानी लगभग जी सेम चल रही थी। तो फिर वो ऑक्सीजन छोड़ के कहां पे चलने लग गए? कार्बन पे ना। तो फिर दोनों ने कार्बन स्केल मान के और यूनिट क्या कर दी? डिफाइन कर दी। फिर वो चीज अब तक हमारे पास चलती आ रही है ना। तो पहले तो ये देखते हैं कि कैसे किसी यूनिट को डिफाइन किया जाता होगा ना। तो वैसे एक बात करते हैं, एक बार सुनना बाद में नोट करना। अब देखो रेफरेंस मानना है अपने को, क्या मान ले रेफरेंस? मान लो किसी ने जब केजी 1 kg डिफाइन किया होगा, तो उसने क्या किया? ऐसा एक सिलेंडर लिया, मान ले ये एक सिलेंडर है ना, और ये सिलेंडर क्या कर लिया हमने? रेफरेंस मान लिया यूनिट डिफाइन करने के लिए ना। और क्या बोल दिया? वेट ऑफ सिलेंडर। केमिस्ट्री में वेट और मास सेम चीज है भाई। 1 kg बोल दिया। क्या बोल दिया? वेट ऑफ सिलेंडर कितना मान लिया? 1 kg। भाई अब ये तो रेफरेंस हो गया, ये तो कहीं संभाल के रखना पड़ेगा, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये हमने संभाल के एक जगह रख ली कि आज से इसका वेट कितना मानेंगे हम? 1 kg। मेरे पास एक ब्लॉक था, किसने पूछा कि बताओ इसका वेट बताओ केजी में कितना होने वाला है? ये लिया एक ब्लॉक ले लिया, और क्या बोला? इसका वेट बताओ। तो मेरे को वेट ऑफ ब्लॉक निकालना है, ठीक है। कैसे निकाला जाए? वेइंग बैलेंस देखा है, तराजू देखा है सभी ने? 2 आर्म्स होती है क्या उसकी? ऐसे अगर बनाए एक वेइंग बैलेंस, तो ऐसे उसके पास क्या होती है? ऐसे ये 2 आर्म्स है, और बीच में पॉइंटर लगा होता है क्या? बीच में क्या लगा होता है? ऐसा पॉइंटर। अगर दोनों तरफ वेट बराबर हुआ तो पॉइंटर बिल्कुल बीच में रहेगा। उधर वेट ज्यादा हो गया तो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इधर वेट ज्यादा हो गया तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या करा? जिस ब्लॉक का मेरे को वेट मेजर करना था, मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले एक सिलेंडर रखा, एक सिलेंडर रखा तो देखा क्या हुआ? अभी वेट बराबर नहीं था। फिर मैंने क्या किया? एक और सिलेंडर रख के देखा, अभी बराबर नहीं हुआ। फिर मैंने एक और सिलेंडर रख दिया। 3 सिलेंडर रखे तो पॉइंटर बिल्कुल क्या आ गया? बीच में आ गया। 3 सिलेंडर रखे तो पॉइंटर बिल्कुल क्या आ गया? बीच में। तो जैसे बीच में आया, तो यहां से क्या पता चला? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक इज 3 times हैवियर देन सिलेंडर? कि ये ब्लॉक 3 टाइम हैवियर है किससे? सिलेंडर से। इतनी बात समझ आ रही है? तो अगर सिलेंडर का वेट 1 kg लिया हुआ है, तो वो अगर उसके 3 टाइम्स है, तो उसका वेट कितना हो गया होगा? 3 kg। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेट ऑफ ब्लॉक कितना रहा होगा? 3 kg। चेक करो। अब देखो अगर कोई रेफरेंस चेंज कर दे तो क्या 3 kg भी चेंज हो जाएगा क्या? अगर कोई क्या करे, रेफरेंस इसे छोटा ले ले, क्या देगी? इसका वेट अब 1 kg है, तो क्या वेट ऑफ ब्लॉक क्या हो गया होगा? उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो गया होगा। अगर कोई इससे बड़ा ले ले तो भी क्या हो गया होगा? चेंज। तो मतलब अगर मैं रेफरेंस चेंज कर दूंगा, तो ये मेरी सारी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी क्या? क्योंकि ये जितने भी हम चीज डिफाइन कर रहे हैं, क्या रिलेटिव डिफाइन कर रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट में? क्या ये वेट ऑफ ब्लॉक जो मैं 3 kg बोल रहा हूँ, क्या है? किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू दैट सिलेंडर। अगर वो रेफरेंस चेंज हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? चेंज। तो मतलब हर चीज को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस तो मानना ही पड़ेगा। जैसे हमने 1 मीटर डिफाइन किया हुआ है लेंथ में, तो मैंने मान लिया आज से इतना मानूंगा 1 मीटर में, चाहे होता हो चाहे ना हो। तो आज से मेरा ये वाली लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो किसी और की यूनिट डिफाइन करनी होगी, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, तो मैं बोल दूं अगर ये इससे कितना है 10 टाइम्स क्या इससे लेंथ में ज्यादा है, तो इसका कितना हो गया होगा? 10 मीटर। अगर ये रेफरेंस चेंज कर दूं तो ये 10 मीटर भी नहीं आएगा, वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो सारी कहानी किसके हिसाब से चलेगी? रेफरेंस के हिसाब से। अगर रेफरेंस चेंज हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने रेफरेंस, ये अभी बात कैसे करी कि हम यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं ना। तो जब एटम के मास के लिए यूनिट डिफाइन करनी थी, तो कौन सी यूनिट डिफाइन की गई? एटॉमिक मास यूनिट। और वो किसके रिस्पेक्ट में था? कार्बन के रिस्पेक्ट में ना। तो उसकी बात करते हैं, एक बार इसको नोट करो।
ये क्या क्या नहीं लिखी हमने कि यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं ना, अभी सिर्फ इतना समझा हमने। तो तुम्हें समझा ही तो है, तो 3 टाइम से इसको नोट करना है। बिल्कुल करना है तेरे को, अब आगे यही इसी से तो समझ आई कहानी। जब मैं बोलूंगा ऑक्सीजन एटम इज इतने टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन। देख लिया क्या? चले आगे। अब एटम की यूनिट डिफाइन करते हैं, हेडिंग डालो एटॉमिक मास यूनिट। अब हम सारे स्केल लिखते हैं पहले ना, कि पहला स्केल कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया। तो जो मेन स्केल होगा उस पर फिर मार्क कर लेंगे ना। देख भी जल्दी देख लेंगे। अब बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एक बार सुनना बाद में चाहे नोट करना। हम बाद में इस एटॉमिक मास यूनिट को ना और सिंप्लीफाई कर देंगे, अभी तो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसके हिसाब से चलते हैं, और बाद में इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा और आसान करके लिख देंगे ना। तो देखो एटॉमिक मास यूनिट में जो सबसे पहला स्केल था वो कौन सा था, हाइड्रोजन स्केल। कि हाइड्रोजन स्केल के हिसाब से 1 AMU, जैसे हमने 1 kg क्या डिफाइन किया था अभी यहाँ पे, वेट ऑफ 1 सिलेंडर को क्या बोला था, 1 kg। जैसे किसी ने 1 AMU की जब बात करी होगी तो उसको भी डिफाइन किया होगा। तो हाइड्रोजन स्केल में 1 AMU क्या बोला गया, कहता 1 AMU इज इक्वल टू क्या बोला, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। कहता एक हाइड्रोजन एटम का मास ले लो और उसको क्या बोल दो, 1 AMU। तो ये स्केल क्यों नहीं चला, क्योंकि हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, आगे पढ़ेंगे आइसोटोप नाम की चीज होती है ना। तो अब इसके भी 3 आइसोटोप, तो ये कहानी नहीं चली, तो ये रेफरेंस में तो नहीं आया रिलेटिव के अंदर। फिर दूसरी कहानी कौन सा स्केल लिया गया, ऑक्सीजन स्केल उठाया गया। ऑक्सीजन स्केल पे क्या बोला, 1 AMU को क्या बोला गया, इट इज इक्वल टू 1/16 ऑफ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। कि एक ऑक्सीजन एटम लो और उसके मास को कितना कर दो, 1/16 कर दो, तो वो किसके बराबर होगा, 1 AMU के बराबर। तो देखो उसी टाइम पे केमिस्ट्री वाले तो ये यूज कर रहे थे, फिजिक्स वाले यूज कर रहे थे कार्बन स्केल। अब ऑक्सीजन के साथ थोड़ी सी परेशानी हुई ना, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 16, एक 17 और एक कौन सा होता है 18। तो वो कुछ ना कुछ तो चेंज करते हैं अबंडेंस के अंदर, मास के अंदर, कि 16 वाला लें, 17 वाला लें या 18 वाला लें, कौन सा लिया जाए। और अगर मिक्सचर लें तो कुछ अलग कहानी रही होगी। तो वो छोड़ के फिर हम कहाँ चले, सबसे लास्ट में फिजिक्स वाले चल रहे थे कार्बन स्केल पे। और देखो कार्बन के 2 आइसोटोप होते तो है, कार्बन 12 और 14, पर 14 का अमाउंट नेचर में बिल्कुल ही कम है, सारा कौन सा होता है, कार्बन 12 वाला। तो यहां से इस स्केल को फिर खूब ज्यादा यूज किया गया ना। अब से हम यही याद रखेंगे, 1 AMU क्या चीज होता है, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1। अब इसको लिखेंगे C12 एटम, मतलब जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप है ना,
उसका मास लो और उसको 12 से डिवाइड कर दो, तो वो क्या होगा अपना 1 AMU। तो जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, ये वाला कार्बन स्केल ना। तो इसको लिख लो, तीनों स्केल लिख लेना भी, टाइम के साथ साथ ये चलते गए। सबसे पहला स्केल आया था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन पैरेलल चल रहे थे ना, तो ऑक्सीजन वाला कौन यूज कर रहे थे, केमिस्ट्री वाले, और कार्बन वाला फिजिक्स वाले। पर वो लास्ट में जाके कौन सा यूज किया गया, कार्बन वाला। तो अब सभी क्या यूज करते हैं, कार्बन 12 वाला स्केल ना। इसको लिखो, वाले को कार्बन में क्या है? तो एटॉमिक मास उनको भी डिफाइन करना है, कैसे? एटम की बात नहीं करनी उनको भाई, वो भी तो मॉडर्न फिजिक्स में एटम की बात करते ही है। अच्छा, एटम का मास बहुत ज्यादा होता होगा या बहुत ही कम होता होगा, बहुत छोटा है क्या एटम, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो मास भी बहुत कम आता होगा, यानी कि 1 AMU बहुत छोटी यूनिट रही होगी ना। तो देखते हैं ग्राम में कितना रहा होगा ना, एक बार ये तीनों नोट करो। करे नोट सभी ने? अब देखो, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है, ग्राम में बताता हूँ ये कितना था, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्या 10⁻⁻23 बहुत ही कम हो गया क्या? क्या इसका एक कार्बन एटम का ये मास है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो 1 AMU कितना हो गया होगा, इसको 12 से डिवाइड कर दें क्या, यानी कि 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 और डिवाइडेड बाय 12। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली बनता है कितना बनता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो यानी कि एक चीज क्या याद रखेंगे कि 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यू अभी अपने को ध्यान रखने की, 1 AMU कितने ग्राम के बराबर। हम AMU को U लिख सकते हैं? अभी लिखेंगे, थोड़ी देर बाद लिखेंगे, अभी नहीं लिखते है ना। 1 AMU को U भी लिखेंगे, DA एक डाल्टन भी होता है वो भी लिख सकते हैं, अभी नहीं लिखेंगे, अभी तो पुरानी बात चल रही है। ये 1950 1960 1860, वो 1860 में आया था वो कहानी, हाइड्रोजन स्केल ना, तो बड़ी पुरानी बातें चल रही है अभी ना। अभी भी कहा सकते हैं। अभी की बस ये यही चल रहा है, उस तब से लेके आज तक ये चल रहा है AMU, इसका तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई ना। तो 1 AMU की वैल्यू क्या याद रखेंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, अभी ये याद रखते हैं ना। अब एक बात देखें, ये मास कैसे अलाया होगा 1 AMU का सिग्निफिकेंस है, अब कौन तो रटेगा इसको, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब इसका थोड़ा सा आसान सिग्निफिकेंस समझते हैं कि एक्चुअल में 1 AMU क्या चीज होती होगी ना। ठीक, तो देखो इधर, अब ये ध्यान से सुनना भाई, ये वाली कहानी याद रखनी है अब अपने को। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात करी थी, एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे क्या, एटम में कौन कौन से 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बार दोबारा लिखते हैं, एक क्या था, इलेक्ट्रॉन है, एक क्या चीज है, प्रोटॉन, और एक क्या चीज है, न्यूट्रॉन।
अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सुना है क्या किसी ने? आज मैं तुम्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता हूँ ना। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। कितना होता है? 10⁻⁻28 ग्राम। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट पढ़ लेंगे, अभी क्या मानते हैं? अप्रोक्सीमेटली क्या है? सेम। और वो कितना होता है? वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, एक बात देखना, यही तो 1 AMU था। अभी तो लिखा 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो मतलब 1 AMU क्या चीज हो गया? मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, कुछ भी बोल सकते हो क्या? तो ये सारी कहानी छोड़ के अब से 1 AMU को क्या बोलने लग जाएंगे? 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बात याद रह जाएगी भाई। क्या वो सारी कहानी भूल के क्या याद रखेंगे? 1 AMU किसके बराबर होता है? या तो एक प्रोटॉन का मास या फिर एक न्यूट्रॉन का मास। अच्छा, एक बात, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कंपेयर करो, किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का मास ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। अच्छा देखना, वो भी 10⁻⁻4 का डिफरेंस है क्या? इसका डिफरेंस है 10⁻⁻4। क्या यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है क्या? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में क्या है? कम। अब एक बार सुनना इधर, ठीक है, बाद में नोट करना, सुनो एक बार। मैं ऐसा बोल सकता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब मान लो मेरे को किसी एटम का मास निकालना है। एक काम करते हैं, इस पेन का मान लो मास निकालना है ना, इसके 3 कंपोनेंट मान लेते हैं। इसके क्या है? 3 कंपोनेंट्स को बोल लेते हैं। मान लो एक ये चीज है, 2 एक और चीज है ना, 3 कंपोनेंट है। तो इन सभी का अगर मैं इंडिविजुअल वेट निकाल लूं, मान लो इसका 5 ग्राम, किसी एक का 5 ग्राम, इसका 10 ग्राम, कितना बन गया टोटल? 20 ग्राम। तो क्या पूरे का मास 20 ग्राम हो गया होगा? अगर मैं बोल दूं कि एक का मास है 10 ग्राम, एक का मास है 5 ग्राम, इसका है 0.001 ग्राम, इसका मास कितना है? 0.001। इसको जोड़ू ना जोड़ू, नेग्लिजिबल ही है, तो हटा लें इसको। तो क्या 2 का मास जोड़ दे, वही क्या हो गया? पूरे पेन का मास हो गया क्या? ऐसे एटम में 3 चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है, किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उस एटम में जितने भी टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सभी के मास को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? एटम का मास आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा? वो एटम का मास। तो क्या आप देखना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल सकते हैं कि किसी भी जो एटम का मास होगा, एटॉमिक मास, वो किसके बराबर होगा? इट इज टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यही होगा ना टोटल मास किसका? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन। अब मान लो एक एटम है, उसमें 5 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन? 5 प्रोटॉन और 5 के न्यूट्रॉन। अच्छा, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1 AMU। तो टोटल उसमें कितने हो गए? 10। तो मास कितना बन गया उसका? 10 AMU। तो उसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 10 AMU। तो अब क्या एटॉमिक मास के लिए हम एक डायरेक्ट चीज क्या लिख सकते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का जो हमें एटॉमिक मास लिखना होगा, वो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ, क्या कर दो? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और पीछे यूनिट क्या लगा दो उसके? AMU। बताओ, इतनी बात किसी को दिक्कत इसमें? सिर्फ दोबारा कंपेयर करके बताना एटॉमिक मास और AMU का। कैसे एटॉमिक मास और AMU? जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है, तो जितने भी होंगे टोटल जोड़ो और पीछे क्या लगा दो? उसके AMU, तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा क्या? जैसे एक बात और एग्जांपल करते हैं बेसिक सा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लिखते हैं। ऑक्सीजन मैंने बोल दिया 8, तो क्या है इसमें? प्रोटॉन। 8 क्या है इसमें? न्यूट्रॉन। टोटल कितने हो गए प्रोटॉन न्यूट्रॉन? 16। और एक का मास कितना? 1 AMU। तो 16 का कितना हो गया होगा? 16 AMU। तो मैं क्या बोल सकता हूं? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 AMU। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां से एक सिग्निफिकेंस छोड़ दें अंदर, सुनना, मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऑक्सीजन एटम इज 16 times heavier than 1/12 of mass of 1 carbon 12 atom। ये बात बताओ, ये बात सही है या गलत है? देखो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये 1 AMU था क्या? मैं कह रहा हूं 1 AMU का कितने टाइम्स हेवियर है? 16 टाइम। तो 16 into 1 AMU कितना हो गया? 16 AMU। क्या ये बात सही चल रही है क्या?
तो देखो एक्चुअल में जो लाया गया था वो ऐसे लाया गया था कि ऑक्सीजन एटम कितने टाइम हैवियर होगा, पर हमने एक और नया तरीका ढूंढ लिया। हमने क्या कर दिया कि जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको जोड़ो और पीछे क्या लगा दो उसके, एएमयू। कोई परेशानी इसमें? अब देखना क्या जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस एएमयू, क्या ये कभी फ्रैक्शन में आ सकता है क्या? ये तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 3 4 5 6 ऐसे रहे होंगे। ऐसा कभी हो सकता है 5.8 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर कभी फ्रैक्शनल में तुम्हें मास मिलता है तो वो एक एटम का मास नहीं होता, वो सैंपल का एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? सैंपल का एवरेज एटॉमिक मास। तो वो एवरेज वाली बात आगे आएगी ना। अभी सिर्फ क्या रहना है कि इंडिविजुअल अगर एक एटम का अपने को मास निकालना है तो जितने उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोनों को जोड़ो और पीछे यूनिट क्या लगा दो उसके, एएमयू। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एटॉमिक मास। अगर पूछ ले 1 एएमयू का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास को क्या बोलते हैं हम, 1 एएमयू। तो पुरानी चीज ना याद रखिए, अगर इतनी भी चीज याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा ना। लिखो इसको। कौन सा ऑक्सीजन एटम बढ़ा गया? ऑक्सीजन का मास कितना आ गया? 16 एमयू। अच्छा 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम 1 एमयू होता है। ये 1 एमयू है। तो अगर वो 1 एमयू है तो 16 एमयू कितने टाइम हेवियर हो गया उससे? 16 टाइम। तो मैं लिख दिया कि ऑक्सीजन एटम कितने टाइम हेवियर है? 16 टाइम। ठीक है। अब ना एक्चुअल में ना एटॉमिक मास का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि ये तो किसी के रिस्पेक्ट में है क्या। तो जब भी किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हो तो एटॉमिक मास ना डिफाइन करके अपने को क्या डिफाइन करना चाहिए? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या डिफाइन करना चाहिए अपने को? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो उसकी बात करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज होती है ना। तो एक सिर्फ एटॉमिक मास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, किसी ने रेफरेंस चेंज कर दिया तो फिर कहानी पलट गई वो तो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास का एक नंबर ही है वो, सिर्फ उसकी कोई यूनिट थोड़ी ना होगी।
जैसे मैं बोल दूं रिलेटिव मास 16 AMU डिवाइड बाय 1 AMU, तो बचा कितना 16। तो वो सिर्फ एक नंबर होगा ना, तो वो नंबर तो सही है, कोई यूनिट थोड़ा ना लगा रहे हैं हम उसकी, ठीक है। तो वो तो रेफरेंस चेंज होगा तो नंबर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो चीज होनी चाहिए वो क्या डिफाइन करना चाहिए अपने को, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो उसी की बात करते हैं ना। ये लिख लिया सभी ने, लिख लिया फिर उन्होंने, फिर लिखो रिलेटिव एटॉमिक मास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होने वाली है ना, इसी से हम फिर आगे सारी चीजों को रिलेट करेंगे। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा कि किसी भी एटम का मास किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो वो रेफरेंस हम क्या ले सकते हैं, जैसे पहले कोई हाइड्रोजन ले रहा था, बाद में कौन सा लिया गया, ऑक्सीजन, अब कौन सा लिया जा रहा है, कार्बन। तो अगर कभी कोई बोल दे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज होगी, RA, तो वो क्या होने वाला है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, या ऐसे लिख दो मास ऑफ एटम, और उसको किससे डिवाइड कर दें, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। क्या ये रेफरेंस लिया होता क्या हमने, उससे डिवाइड कर दो, तो ये क्या बता देगा अपने को, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एक्चुअल में डिफाइन तो अपने को यही करना चाहिए ना, कि ताकि देख के पता भी चल जाए कि हमने जो डिफाइन किया वो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया हुआ है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया है, डिफाइन किया हुआ है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर मेरे को कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल के बताओ, क्या निकालोगे, ऑक्सीजन का हमने एटॉमिक वाट कितना निकाला था, 16 AMU, और डिवाइड किससे कर दें, मास ऑफ 1 कार्बन 1 AMU, तो कितना बन गया 16, यही है ना। तो वो जो हमने नंबर डिफाइन किया था 16 टाइम हैवियर, तो वो जो नंबर 16 था वही क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास जस्ट एक नंबर होगा, वो क्या बताएगा कि रेफरेंस है वो कितना टाइम्स हैवियर है। जैसे अगर मैं उसकी बात करता ब्लॉक और सिलेंडर की, तो वहां रेफरेंस क्या था अपना, सिलेंडर, उसका मास कितना बना हो तुमने 1 kg, और ब्लॉक का क्या बोला था, इट इज 3 टाइम्स हैवियर। तो मतलब वो जो नंबर 3 है वो क्या बता रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब सोच के देखना, अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास अगर नंबर पता चल जाए, उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास ऑफ एटम आ जाएगा क्या। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और तुम्हें बोलता हूँ, मैं ऐसे बोल दूं कि एग्जांपल कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, सिर्फ 14 बोल दिया, तो बताओ एटॉमिक मास ऑफ क्या उसका कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन, मतलब मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्या करोगे, रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या है, 1/12 वो मास 1 कार्बन 12 एटम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, और वो कितना है 1 AMU, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU कितना हो गया, 14 AMU, तो कितना हो गया 14 AMU। अगर किसी ने रिलेटिव एटॉमिक मास में रेफरेंस चेंज कर दिया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा क्या, अगर रेफरेंस चेंज कर दिया तो चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी ना। लिख लो इसको। तो ये कहानी है किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की। कुछ बेसिक एलिमेंट्स के मैं एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, वो याद रखने हैं अपने को ना, कुछ तो तुम्हें याद भी होंगे। जैसे हाइड्रोजन का मास याद है क्या, 1 हाइड्रोजन का कितना होता है 1 AMU। ऑक्सीजन अभी लिख के आए कितना होता है 16, नाइट्रोजन 14, मैग्नीशियम 24, सोडियम होता है 23, कैल्शियम 40, सल्फर 32, फॉस्फोरस 31, पोटेशियम 39, है ना। कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास अपने को याद होना चाहिए। कार्बन कितना होता है, कार्बन का 12 वाला आइसोटोप मानेंगे तो कितना होगा 12 AMU। कितना बोल दो इसको 12 AMU, क्या हो गया।
तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके अपने को याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हेवियर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हमेशा पेपर में गिवन होते हैं, ऐसे जिंक कॉपर इनका रटेंगे थोड़ा ना, सिल्वर ये पेपर में गिवन नहीं होते है ना। ऐसे तो चैप्टर चलेगा तो याद भी हो जाएंगे, आयरन 56, सिल्वर 108, कॉपर 63.5, है ना, तो कुछ चीजें याद भी हो जाएंगी। पर ऐसे सभी का 118 एलिमेंट है, सभी का याद थोड़ा ना रख सकते हैं।